हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक बड़ा शानदार टॉपिक मॉडर्न इंडिया का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय क्या हुआ, उदय के पीछे क्या कारण थे, उदय के पीछे क्या क्या विचार रहे हैं उसको जानने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की। बेसिकली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस वीडियो लेक्चर में उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो बिना ज़्यादा देर किए हुए, बिना ज़्यादा बातचीत के हम लोग एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक ही गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। इसके अलावा आपसे कोई गुजारिश नहीं है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक बात जो स्पेशली आगामी यूपीएससी की परीक्षा है उसमें से वीडियो लेक्चर में जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं वो आपको कवर करते हुए यहाँ से बड़े आसानी से पा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो देखेंगे कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत के कुछ एक पोर्शन पड़ा हुआ है, भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, मूल विधि के एक आध टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके अलग अलग विषयों के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट या अन्य किसी टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए, आपकी फरमाइश को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज शुरू हम लोग करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हुआ क्या, 1857 की क्रांति से थोड़ा सा इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। 1857 की क्रांति जो हुई, अंग्रेज जो है भारतीयों के मन के गुस्से को समझ नहीं पाए और अचानक में 1857 में एक जबरदस्त क्रांति हुई। यद्यपि यह जिस अपेक्षित सफलता के साथ इसकी शुरुआत की गई थी वह सफलता नहीं मिली। तो बहुत सारे विचारकों का ऐसा मानना है कि अंग्रेज भारतीयों के जनमानस को जान सकें, उनके मन की स्थिति को जान सकें, तो अंग्रेज भी आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि एक संगठन की नींव पड़े। हालांकि अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसको कभी और देखा जाएगा जब डिटेल क्लास होगी। फिलहाल अभी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं खास खास महत्वपूर्ण मुद्दों को। भारत में 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक कार्यकाल रहा है बाबू लॉर्ड डफरिन का, और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस की स्थापना हुई है। हुआ क्या, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में एक अंग्रेज आईसीएस अधिकारी जिसका नाम है ए.ओ. ह्यूम, इसका पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम भारत आया और भारत आने के पश्चात तीन प्रमुख भारतीय कह लीजिए, एक का नाम है बाबू दादा भाई नौरोजी, दूसरा नाम आप याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बाद तीसरा नाम याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। यह तीन महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं के द्वारा ए.ओ. ह्यूम का ब्रेनवाश किया गया। तीनों लोगों ने अपने अपने धर्म के मुताबिक इसका ब्रेनवाश किया और कहा कि भारतीय जनता को क्या आपके ईसा मसीह के द्वारा यही बताया गया है कि गरीब परेशान जनता को ऑलरेडी जो परेशान है उसको आकर के और परेशान करें। तो इन तीनों लोगों के द्वारा ए.ओ. ह्यूम का ब्रेनवाश किया गया और फाइनली ए.ओ. ह्यूम ने अपना रिजिग्नेशन लेटर लिखा लॉर्ड डफरिन को, और लॉर्ड डफरिन भी उससे विशेष तौर पर कहा। लॉर्ड डफरिन भी चाहता था कि एक ऐसा संगठन बने, तो लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम को कहा कि आप भारतीयों का यदि आप मदद करना चाहते हैं तो मदद करें, और जो विशेष तौर पर हमसे सहयोग की अपेक्षा आप करते हैं वो पूर्णतः हमारी तरफ से सहयोग किया जाएगा। और इसके लिए ए.ओ. ह्यूम को शिमला में जगह दिया गया। तो अगला जो प्रश्न बन सकता है, यदि आपसे कोई पूछे कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का ऋषि सन्यासी महर्षि कह सकते हैं, कहा गया है ए.ओ. ह्यूम को। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें, ए.ओ. ह्यूम ने इन लोगों के साथ मिलकर के भारतीयों के हित के लिए कार्य करना शुरू किया, और अब यह जरूरत महसूस की जा रही थी कि एक संगठनात्मक तौर पर, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग रूप में विरोध प्रदर्शन तो किए जा रहे थे लेकिन कोई एक निश्चित संगठन नहीं था, एक बड़ा संगठन नहीं था
कि जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा सके। इसी विचार के लिए प्रयास किया गया कि एक सम्मेलन रखा जाए और उसमें भारत के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नेता लोग उपस्थित हों और वहाँ पर एक संगठन के बारे में चर्चा की जाए। सबसे पहले ये प्रयास किया गया, सोचा गया कि एक सम्मेलन रखा जाएगा तत्कालीन समय में एक महत्वपूर्ण शहर जहाँ पर हर लोगों की पहुँच अलग अलग क्षेत्रों से सुलभ हो। लेकिन प्लेग फैलने के कारण यहाँ से कार्यक्रम को स्थानांतरित करना पड़ा और फाइनली कार्यक्रम होगा। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना, यदि आपसे कोई पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है तो कांग्रेस की स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई है? अगला प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइएगा बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना हुई। अच्छा, अगली बात, इस स्थापना दिवस पे कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आने थे 73 लोग। कौन नहीं आ पाया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हो पाए थे, ये प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी पहले भी। एस.एन. बनर्जी कलकत्ता में एक कार्यक्रम में अध्यक्ष चुन लिए गए, जिसके कारण एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हो पाए। अगली बात देखें, जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द मूल रूप से यह नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न, यदि आपसे कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो कांग्रेस का बाबू शाब्दिक अर्थ होगा शक्तिशाली लोगों का समूह, शक्तिशाली लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। शुरुआत में देखेंगे तो कांग्रेस का नाम हुआ करता था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, और यही इंडियन नेशनल यूनियन आगे चल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह नाम दिया गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो शुरुआती इंट्रोडक्शन में कांग्रेस से ये प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या अभी तक हम लोगों ने देखा, 1 मिनट में समझाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस जो शब्द है 1857 के बाद स्पेशली एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक बड़ा संगठन बने, और उसी बड़े संगठन की स्थापना के क्रम में 28 दिसंबर 1885 को एक संगठन की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गांधी जी के ससुर जी का ये महाविद्यालय हुआ करता था। एक इस बात को भी आप जान सकते हैं, यहीं पर स्थापना होगी। पहले यही कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी है जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिए हुए थे, और एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो भारतीय परंपरा के अनुसार बाबू जो सबसे बुजुर्ग होगा उसी को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष यहीं पर आपको बता देते हैं। इन 72 लोगों में सबसे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, सबसे बड़े सदस्य हुआ करते थे, सबसे सीनियर सदस्य जो थे, उनका नाम है WC बनर्जी, अर्थात इनका पूरा नाम भी आप ध्यान रखेंगे। यूपीएससी में पूरा नाम इस तरीके से भी पूछा जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम हुआ करता था। व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बना लिया गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है। तो उसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम लोग स्पेशली देखने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए और अधिवेशन कहाँ पर हुए और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो 1 मिनट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे की बात बताते हैं आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया होगा। स्क्रीनशॉट होने के बाद इसको मिटा देते हैं और अगली बात आपको बताते हैं। हेडिंग तब तक डालिएगा, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। एक टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे तो आपको सारी बात याद हो जाएगी। हेडिंग पड़ेगा महत्वपूर्ण अधिवेशन। महत्वपूर्ण अधिवेशन में सबसे पहले जो है एक कॉलम में बाबू बनाएंगे सन, दूसरे कॉलम में बनाइएगा स्थान, और तीसरी बात में लिखिएगा अध्यक्ष। तो सबसे पहले शुरुआती जो 4 हैं वो आपको याद होने चाहिए। 1885, 1886, 1887
1888। कौन कौन से महत्वपूर्ण है उसको जानने का प्रयास करते हैं। 1888 के बाद वो 1896, 1896 के बाद 1905, 1905 के बाद से 1906, 1906 के बाद 1907, 1907 के बाद 1911, 1911 के बाद से 1916, 1916 के बाद 1917। यहाँ तक बात लिखते हैं, उसके बाद फिर मिटा करके अगले स्लाइड में बताएंगे आपको। शुरुआती चार याद करने के लिए बड़ा आसान है, याद कर लीजिएगा ब, क, म, ई। बकमई याद कर लीजिएगा, बड़े आराम से याद हो जाएगा। ब से बाबू बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, और ई से आप याद करिएगा इलाहाबाद। जोगी जी का कार्यकाल चल रहा है तो प्रयागराज कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। कौन कौन अध्यक्ष बना है, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया था बम्बई में अध्यक्षता किसने की है, तो नाम लिख लेंगे WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम बता दिया गया, पहले अध्यक्ष हैं, ये प्रथम अध्यक्ष। 1886 में कलकत्ता में अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी से यदि प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष, यदि आपसे कोई पूछे कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष, तो कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष बता दीजिएगा। 85, 86, 87। 87 में आएंगे बाबू बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यहीं पर लगे हाथ लिख लेंगे। 88 वाले में आएंगे बाबू जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज ईसाई अध्यक्ष हैं। यहां तक बात क्लियर है। 1896 का जो अधिवेशन होगा वो होगा कलकत्ता में। 1905 वाला होगा बाबू बनारस में। 1906 वाला होगा कलकत्ता में। 1907 वाला होगा बाबू सूरत में। 1911 होगा कलकत्ता में। 1916 होगा आपका लखनऊ। यहां तक की बात को समझने का प्रयास करते हैं। 1896 में जो कलकत्ता में कह लीजिए कि कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया, इसकी अध्यक्षता किए रहीमतुल्ला सयानी। यहां से कुछ एडिशनल बातें आप ध्यान रखेंगे। इसी 1896 के दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम का गायन, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यह आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं, तो आप याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, या तो इनको लोग बड़े मोहब्बत से चट्टोपाध्याय भी बुलाते हैं। और तीसरी बात रखेंगे, याद रखेंगे कि आनंद मठ स्पेशली किससे संबंधित है, तो यह एक उपन्यास है बाबू, और यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये कुछ एडिशनल प्रश्न रहे जो 1896 से ही लिंक हैं, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। 1905 से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। और 1905 में आप सब जानते हैं एक महत्वपूर्ण घटना हुई लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन हमारा वायसराय हुआ करता था। इसी 1905 में हुआ है बाबू बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन का आधार जो बताया गया वो प्रशासनिक कारण दिया गया। यह 100% फर्जी बात है, लेकिन ऐसा ही बताया गया। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। हकीकत में देखें तो बंगाल विभाजन दिलों को बांटने के लिए किया गया था, न कि स्पेशली या प्रशासनिक कारण करने के लिए। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अगली बात देखते हैं।
1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी एक बार पुनः दी गई है बाबू दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है, ध्यान से सुनेंगे इसको। दादा भाई नौरोजी ने अपने इस अधिवेशन में वो स्वराज का प्रस्ताव रखा था, एक महत्वपूर्ण बात समझेंगे। दादा भाई नौरोजी को आप जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा दादा भाई ने अपनी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अपनी इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत, या तो इसको धन के बहिर्गमन या तो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत बोला जाता है, तीन नाम है, तीनों लिख देते हैं। धन के निष्कासन, ऑब्लिक धन का बहिर्गमन, धन का बाहर जाना, और तीसरा नाम है बाबू इसका आर्थिक अपवाह का सिद्धांत, कि कैसे अंग्रेज भारत से धन को ब्रिटेन लेकर के जा रहे हैं। हकीकत में देखें, यदि आप इकॉनमी का भी पढ़ेंगे तो इकॉनमी की स्पेशली जो एनसीईआरटी की किताब है उसकी पहली लाइन में लिखा गया है कि ब्रिटेन के उपनिवेश का सूरज भारत है। जिस दिन भारत ब्रिटेन के हाथ से निकल जाएगा उस दिन पूरी ब्रिटिश व्यवस्था का कह लीजिए सूर्यास्त हो जाएगा। तो इस बात से यह महत्व समझा जा सकता है कि भारत का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगली बात देखेंगे बाबू 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है। रास बिहारी घोष ने इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हुई, कांग्रेस के दो धड़ हो गए, एक को कहा गया बाबू नरम दल और एक को कहा जाएगा गरम दल। नरम दल के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम आप जान लें। नरम दल के प्रमुख नेताओं में एक महत्वपूर्ण नाम है बाबू फिरोज शाह मेहता, काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं इस समय। फिरोज शाह मेहता के बाद एक नाम आप याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले। ये उस दौर के कांग्रेस के बड़े महत्वपूर्ण नेताओं की दौड़ में हुआ करते थे, ये महत्वपूर्ण कांग्रेस के स्तंभ के तौर पर रहे। गरम दल में देखेंगे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा है जिसका नाम है अरविंद घोष। हालांकि अरविंद घोष बाबू 1908 में सक्रिय राजनीति से ये संन्यास ले लेंगे। अरविंद घोष के बाद यदि आप देखें तो बाल गंगाधर तिलक एक बड़े महत्वपूर्ण नेता रहे। इसके अलावा सब लोग सिंपल सी बात है जानते हैं लाल बाल और पाल के बारे में, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिसमें लाला लाजपत राय स्पेशली पंजाब और लाहौर क्षेत्र के प्रमुख हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई थी और बिपिन चंद्र पाल स्पेशली बंगाल को देख रहे थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन स्पेशली किया गया है पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। बिशन नारायण धर, यहां से क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बन सकती हैं परीक्षा के लिहाज से, इसको भी जानना जरूरी है। स्पेशली 1911 में क्वींस मैरी, ध्यान से यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बात है लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्वींस मैरी और प्लस जॉर्ज पंचम आए हुए थे भारत की यात्रा पर, और इन्हीं के स्वागत में स्पेशली कल जब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था, और साथ ही साथ दिल्ली को दुल्हन के तौर पर सजाया गया। तो जब दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा, पूछा जाता है दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में लगा है, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके स्वागत में जो दिल्ली दरबार लगा है, दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में लगा है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में लगा है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और फाइनली इसी 1911 में आने के बाद जो 16 अक्टूबर 1905 को हमने यहाँ पर बताया बंगाल विभाजन हुआ, उस बंगाल विभाजन के प्रभाव को जो लागू किया गया था उसको रद्द करने का डिसीजन दिया गया। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, अब एक बार धोखा हो चुका था, बेवफा हो चुका था, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब फिर से मोहब्बत होने की कोई संभावना थी नहीं।
बड़ा कह लीजिए खतरनाक एक खेल खेला गया था। थोड़ा सा एक कह लीजिए एक हल्का सा समझाने का यदि प्रयास किया जाए बंगाल विभाजन को, तो समझ सकते हैं कि उस समय के बंगाल को वर्तमान बंगाल में समझे, वो बंगाल भारत का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था और उस दौर में वो 8.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, वर्तमान समय का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, पूरा बांग्लादेश, ये सब बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। और इस 8.5 करोड़ की जनसंख्या को देख लीजिए कितना खतरनाक खेल के तौर पर बांटा गया। एक बनाया गया ईस्ट बंगाल और एक बनाया गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वो जो संख्या रखी गई नियर अबाउट 4 करोड़ 20 लाख के आसपास संख्या रखी गई थी हिंदुओं की, और 1 करोड़ 90 लाख के आसपास संख्या रखी गई थी मुसलमानों की पश्चिमी बंगाल में। और उसके बाद जो शेष संख्या बची, यहाँ पर बाहुल्य बनाया गया, मुसलमानों को मेजॉरिटी में रखा गया और हिंदुओं को यहाँ पर माइनॉरिटी में रखा गया। और यह वो दौर हुआ करता था जब लॉर्ड कर्जन इस हिस्से का काफ़ी बड़ी संख्या में कह लीजिए यात्रा किया, और यात्रा करने के पश्चात यहाँ की जनता को काफ़ी वर्गलाया है कांग्रेस को लेकर के कि मुस्लिमों का एक अलग सिस्टम है, मुस्लिमों की एक अलग प्रकार की व्यवस्था है और कांग्रेस कभी भी उनका भला नहीं कर सकती। इतना घटिया राजनीति की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उसका एक दुष्परिणाम ये निकला कि 1906 में ही मुस्लिम लीग का उदय हो गया, आप सब लोग जानते होंगे। तो अगले टॉपिक में जब कभी हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन की, होम रूल लीग की, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, क्या क्या कारण रहे, तो उसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। आ जाते हैं मुद्दे पे। 1911 में कलकत्ता में पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। क्वींस मैरी और जॉर्ज पंचम की यात्रा थी, और इसी में स्पेशली देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का गायन हुआ। राष्ट्रगान आप सब लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, और आगे चल करके इनकी जो पुस्तिका है 1913 में गीतांजलि, जिसमें इस राष्ट्रगान को स्पेशली शीर्षक जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से लिखा गया है, तो इन्हीं के द्वारा इसका गायन हुआ। राष्ट्रगान से संबंधित कुछ और प्रश्न हमने कुछ अन्य वीडियो में बताया था, जैसे राष्ट्रगान में यदि आपसे पूछा जाए कि जय कुल कितनी बार आया है, यूपीएससी में चूंकि यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रगान में कुल जय शब्द का कितनी बार उल्लेख है, तो राष्ट्रगान का हमारे कह लीजिए जो जय शब्द है वो 10 बार उल्लेख हुआ है। ये भी हमने बात बताई थी। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ये भी बात हमने आपको बताई हुई थी। इसके अलावा 1916 में देखेंगे हुआ था लखनऊ अधिवेशन, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें जो सबसे खास बात है, एक बार पुनः नरम दल, गरम दल और जो मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई है, इन तीनों का एक संयुक्त अधिवेशन हुआ, इसलिए इसको लखनऊ अधिवेशन के साथ साथ लखनऊ समझौता या तो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस बात को लखनऊ में चूंकि ये हुआ, और गरम दल, नरम दल और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की बात हुई थी। यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न जब बनेगा तो पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत कम किताबों में इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। यदि आपसे कोई पूछे कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने के लिए किस प्रमुख कांग्रेसी नेता के द्वारा इस बात का विरोध किया गया था, तो आप नाम याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय की। महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से विख्यात हैं। यदि आपसे कोई पूछे मदन मोहन मालवीय को महामना किसने कहा है, यदि ऑप्शन में गांधी जी हैं तो बड़े धूमधाम से चले जाइएगा, यदि गांधी जी नहीं है तब रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जाइएगा। इतनी बात क्लियर है। 1917 का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ, और इसमें कांग्रेस को पहली महिला अध्यक्ष मिलेंगी जिनका नाम है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट, इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बात रही, कांग्रेस के तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। यहां तक बात क्लियर है। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो जवाब दूसरा होगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन में आएंगी सरोजिनी नायडू, लेकिन यदि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता में हो रहे अधिवेशन में मिल गई। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है। हम साइड हो जाते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना। बड़े कम समय में कांग्रेस से बनने वाले जितने प्रश्न आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल जाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे की बातचीत करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया होगा बाबू। इसको मिटा देते हैं। 1917 तक कहानी हो गई है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बची हुई हैं, उसको बता देते हैं। उसके बाद एक बार पढ़ लें कांग्रेस, हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म।
धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में चल भी रहा है। चलिए आइए तो जानने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन हमको जानने हैं। उन्नीस सौ 17 के बाद चलते हैं 1920 में, 1920 के बाद चलते हैं बाबू 1923, 1923 के बाद 1924, 1924 के बाद 1925, 25 के बाद चलते हैं 1929, 1929 के बाद 1931, 1931 के बाद 1937, 37 के बाद बाबू 38, 38 के बाद 39, 39 के बाद भैया 40 और 40 के बाद 46, 47। ये आपका कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हो गया। स्थान देख लेते हैं बाबू, नागपुर हो गया, उसके बाद ये आपका दिल्ली हो गया। 1924 सुपरस्टार इस दौर के बेलगांव कर्नाटक में। 1925 कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस को पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। 1929 लाहौर। 1931 कराची अधिवेशन। 1937 फैजपुर अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ है। यहीं पर बात लिख देते हैं, एकमात्र अधिवेशन गांव में। 37 के बाद चलते हैं 38 हरिपुरा। हरिपुरा के बाद 1939 त्रिपुरी जबरदस्त। 1940 हुआ है बाबू रामगढ़ में महाराष्ट्र में, और 46-47 हुआ है मेरठ में। ये इतनी बात ध्यान रखें। और अध्यक्ष बड़े धूमधाम से आपका कांग्रेस खत्म। इसका अध्यक्षता किया गया है वीर राघवाचार्य के द्वारा। 1923 में अबुल कलाम आज़ाद। 2016 केबीसी में 1 करोड़ का प्रश्न, सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला, तो बता देंगे अबुल कलाम आज़ाद। आगे से यदि प्रश्न पूछे अमिताभ बच्चन तो सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे ये, मात्र 35 साल की उम्र में, 35 वर्ष की आयु में। और दूसरा तथ्य ध्यान रख सकते हैं, सबसे लंबे समय तक देख रहे हैं 1940 में यही बनेंगे अध्यक्ष और 46 तक रहेंगे, 6 साल तक बने रहे सबसे लंबे समय तक। क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में मार होने के बाद जो है कांग्रेस का सम्मेलन हो नहीं पाया, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर। बहुत बढ़िया। 1924 देखें, वन एंड ओनली मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, कई लोग मोहनदास करमचंद गांधी के पिताजी का नाम भी यही बता देते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि उनके पिताजी का नाम बाबू ध्यान रखेंगे केवल करमचंद गांधी हुआ करता था। 25 पे कानपुर में चलेंगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और सरोजनी नायडू का एक कथन है, ध्यान रखेंगे, स्पेशली मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया, पता नहीं क्या समझ करके कह दी, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए इन्होंने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताया है, पता नहीं कौन राजदूत थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन को देखते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता सुपरस्टार चाचा जी के द्वारा। तो लाहौर की अध्यक्षता किए हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, किताब आप वो इनकी ठो याद कर लीजिएगा, जेल में बैठ करके लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जेल में से पता नहीं किस भारत को खोजे थे ये। 1931 का देख लेते हैं कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस
कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण बात है क्या? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकारों की मांग की गई। अब भैया हुआ क्या 1937 में फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार पुनः चाचा जी के द्वारा किया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा बाबू गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। फैजपुर महाराष्ट्र में है, एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ है। तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता रियल हीरो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम यदि आपसे कोई पूछे तो राजनीतिक गुरु का नाम इनके हुआ करता था CR दास, चितरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस तबीयत जब गड़बड़ हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस की जब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होने के बाद विशेष तौर पर तबीयत खराब होने के बाद ये गए ऑस्ट्रिया में जब ये ट्रीटमेंट करा रहे थे तो स्पेशली इनकी एक निजी टाइपिस्ट हुआ करती थी जिनका नाम था एमिली, और एमिली से मोहब्बत हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस को। तो यदि आपसे सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम पूछे तो सुभाष चंद्र बोस की जो पत्नी है, पत्नी का नाम है बाबू एमिली। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और क्या बताते हैं आपको, हरिपुरा अधिवेशन में जीतने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक खास बात कही थी, और सुभाष चंद्र बोस ने 15 वर्षीय एक कह लीजिए प्लान प्रस्तुत किया हुआ था, और उसके आधार पर ये आगे के 15 वर्षों की रणनीति बना रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं जैसा अध्यक्ष चाहता था, कांग्रेस को अब जाकर के वैसा अध्यक्ष मिला है। हालांकि ये बात बन नहीं पाई और 1939 में गांधी से विवाद होगा और गांधी अपने कैंडिडेट को लेकर के उतारेंगे जिनका नाम है पट्टाभी सितारमैया। लेकिन यहाँ पर पट्टाभी सितारमैया को पराजित कर दिए बाबू सुभाष चंद्र बोस। तो पट्टाभी सितारमैया की हार पर गांधी काफ़ी नाराज हो गए, गांधी जी बोलना छोड़ दिए। गांधी जी के साथ बड़ी दिक्कत थी, जैसे नाराज बोलना छोड़ दिए, मोबाइल बंद, बंद करेंगे, बोलते रहिए। तो सुभाष चंद्र बोस, और फाइनली सुभाष चंद्र बोस पे दबाव बनाया गया कांग्रेस कार्यकारिणी की तरफ से, फाइनली इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नया संगठन खड़ा किया, आप नाम उसका याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, फाइनली इस्तीफा देने के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि अध्यक्ष किसको बनाया गया तो राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर अध्यक्ष बन करके आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही पट्टाभी सितारमैया की यहाँ पर हार हुई थी, इनके खिलाफ कौन रहा, गांधी जी के कैंडिडेट थे जिनका नाम है पट्टाभी सितारमैया। और पट्टाभी सितारमैया की हार पर गांधी जी ने कहा कि यह पट्टाभी की हार नहीं, मेरी हार है, यह पट्टाभी की हार नहीं। गांधी जी का यही कुछ बात रही जिसको लेकर के जो सामान्य भारतीय जनमानस है काफ़ी नाराजगी है गांधी से। यह पट्टाभी की हार नहीं, गांधी की हार है। बाकी देखें, गांधी भी इंसान थे, और हम भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम जिसको मानते हैं भगवान बना देते हैं। तो गांधी भी इंसान थे, उनसे भी गलतियां हुई हैं, गलतियां अंबेडकर से भी हुई हैं। लेकिन कोई राजनेता, स्पेशली इस बात को कहने से हर राजनेता बचना चाहता है, क्योंकि सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, सब आते हैं देश का कल्याण करने के लिए, और आज तक देश का क्या स्थिति है सब लोग जानते ही हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता बाबू की गई है युवा जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जिनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, और ये 6 साल तक कह लीजिए अपने पद पर बने रहे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नहीं स्पेशली। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 1946-47 के मेरठ अधिवेशन, मेरठ सेशन की बात। मेरठ सेशन में अध्यक्षता की गई है JB कृपलानी के द्वारा। JB कृपलानी UPSI में पूछा जा चुका है इनका पूरा नाम, तो याद रखिएगा, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। यहाँ तक बात क्लियर है। इन्हीं की ये भी एक तथ्य है, ध्यान से सुन लेंगे, सुचिता कृपलानी यूपी की पहली महिला CM, इन्हीं की पत्नी हुआ करती थी बाबू सुचिता कृपलानी, यूपी की पहली महिला CM है।
ये एक बात। इसके अलावा 1920 में एक और अधिवेशन हुआ है। 1920 का बाबू विशेष अधिवेशन इसको कहा जाता है, कलकत्ता विशेष अधिवेशन। क्योंकि आप सब जानते हैं 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी किसकी? प्रमुख महत्वपूर्ण नेता रहे बाल गंगाधर तिलक ही। और इनकी मृत्यु के साथ ही 1 अगस्त 1920 को भारत में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। कमेंट करके बताइएगा असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे उसका सही उत्तर। तो 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की गई लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ठीक है, यहां तक ये बात हो गई। इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी जी की यदि आपसे कोई पूछे, ये एक अखबार बाबू चलाते थे अफ्रीका में जिसका नाम हुआ करता था इंडियन ओपिनियन। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गांधी से, बाकी गांधी युग में तो गांधी को इतना पढ़ाएंगे कि आप एकदम गांधी हो जाएंगे। इंडियन ओपिनियन अफ्रीका से इस अखबार का प्रकाशन हुआ करता था, अफ्रीका से। दूसरी बात जाने गांधी की यदि आपसे कोई आत्मकथा पूछे तो गांधी की आत्मकथा बता देंगे एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा अनुप्रयोग या सत्य के साथ मेरा खोज। इसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछे, मोहनदास करमचंद गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम पूछे तो आप बताइएगा जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा जब बात शुरू हो गई है तो बता ही देते हैं गांधी जी के बारे में और सब बात। गांधी जी के यदि आपसे कोई धार्मिक गुरु का नाम पूछे कि गांधी के धार्मिक गुरु का नाम बताइए तो गांधी के धार्मिक गुरु का नाम बताइएगा वो लियो टॉलस्टॉय। अगली बात आपसे कोई पूछा कि गांधी की पसंदीदा किताब, गांधी की पसंदीदा किताब, तो पसंदीदा किताब या पुस्तक बताइएगा गीता। बाकी गांधी के बारे में जब आगे गांधी युग में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में आपको गांधी के बारे में बताएंगे। यहाँ तक यदि बात क्लियर हो गई हो तो कांग्रेस से बनने वाले जो शुरुआती महत्वपूर्ण प्रश्न रहे वो हमने आपको बता दिए। कांग्रेस के अधिवेशन बता दिया, कांग्रेस का परिचय बता दिया। एक नाम और अभी ध्यान में आ गया है तो बता देते हैं। शुरुआती जो नाम रहा बाबू ए.ओ. ह्यूम का, जिसको स्पेशली क्या कहा जाता है? कांग्रेस का संस्थापक। यदि आपसे कांग्रेस का संस्थापक पूछा जाए कंफ्यूज न होइएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे हैं W.C. बनर्जी और कांग्रेस का संस्थापक पूछेगा तो बताइएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम। पेपर में पूछा जाता है ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार। यदि ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार पूछे तो आप नाम बताइएगा विलियम वेडरबर्न को। और जब कांग्रेस के बारे में इतना बता ही दिए हैं तो काहे को छोड़ा जाए? छोड़ा जाए? नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, बता दें? बताते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं। कांग्रेस एकदम खत्म ही कर दिया जाए। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो आ जाते हैं। कांग्रेस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है उसको भी देख लें। उसके बाद एक बार बस देख लीजिए वीडियो पूरा अंत तक, शुरू से लेकर के। उसके बाद कांग्रेस आपको तकलीफ नहीं देगी। कांग्रेस आजकल खुद तकलीफ में है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुन लेंगे तो फिर यहां से बनने वाले सारे प्रश्न बड़े आराम से धूमधाम से बना लेंगे। तो अगला हेडिंग क्या पड़ेगा? अगला हेडिंग डालिएगा बाबू महत्वपूर्ण कथन। कथन बहुत सारे हैं पेपर में जो पूछे जाते हैं, बेसिकली वो हम आपको बता देते हैं। जैसे एक बड़ा आसान सा कथन है अरविंद का, अरविंद घोष, स्वभाव से लग जाएगा वो काफी गर्म आदमी है ये। अरविंद घोष ने कहा है बाबू कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। इनके हिसाब से जैसे ये लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये अंग्रेजों से भीख मांगते हैं। कांग्रेस कैसी संस्था है? भीख मांगने वाली संस्था। किसने कहा? अरविंद घोष ने। दूसरी बात बता देते हैं आपको एनी बेसेंट की। एनी बेसेंट ने क्या कहा? कांग्रेस मातृभूमि की रक्षा करने वाली संस्था है। लीजिए, कांग्रेस मातृभूमि की रक्षा करने
वाली संस्था है। अब क्या बता दे बाबू, अब बता देते हैं आपको, विलियम वेडरबर्न का पूछा जाता है। वेडरबर्न ने क्या कहा, कांग्रेस सेफ्टी वाल्व है। कई जगह आप देखेंगे भी अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वाल्व का काम कर रहा है। अगला बाबू लिख लेंगे बाल गंगाधर तिलक साहब का। जब सब हो ही गया है तो बता ही देते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, कहा कि मेढक की तरह टर्राने वाली संस्था है, केवल ये लोग टर्राएंगे, बाकी इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस याचना करने वाली भी संस्था है, ऐसा बोला गया। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर के कहा कि एओ ह्यूम तो देशभक्त थे, लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। लीजिए बाबू, ये भी बात बता दी। ये सब आउट ऑफ फीस वाला मैटर है, ले लीजिए। लाला लाजपत राय के बाद एक और बात बता देते हैं, अश्वनी दत्त वाला। कांग्रेस के अधिवेशन को बाबू कहे 3 दिन का तमाशा है, 3 दिन का तमाशा। और जब इतना बता ही दिए तो एक बात और बता देते हैं, लॉर्ड कर्जन वाला भी लिख लीजिए। लॉर्ड कर्जन बाबू क्या कहे कि कांग्रेस अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी है। मृत्यु शैया, ये शैया मतलब बिस्तर समझिएगा, दूसरा कुछ ना समझिएगा। कांग्रेस अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी है और मैं इसे अपने नज़रों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ। जय सिया राम भैया, देखना चाहता हूँ। एक बार पढ़ लीजिए कांग्रेस, उसके बाद फिर किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वादा है आपसे। बशर्ते बस जिस शिद्दत के साथ आपके साथ काम किया जा रहा है, आप भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो आपको 100% पसंद आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को केवल अपने ही ना पसंद करें, अन्य बच्चे, अन्य प्रतिभागियों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे जो अन्य जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़ें। बाकी यदि कभी ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो बड़े न्यूनतम शुल्क में आकर के आप हमारे गोरखपुर स्थित जो शाखा है पैडलेगंज में आप आएँ, वहाँ पर आपका हृदय से स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।